लीजिए सुनिए। मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 40वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मिल के तैयार होने में अब बहुत थोड़ी कसर रह गई थी। बाहर से तंबाकू की गाड़ियां लदी चली आती थी। किसानों को तंबाकू बोने के लिए दादनी दी जा रही थी। गवर्नर से मिल को खोलने की रस्म अदा करने के लिए प्रार्थना की गई थी और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। तिथि निश्चित हो चुकी थी, इसलिए निर्माण कार्य को उस तिथि तक समाप्त करने के लिए बड़े उत्साह से काम किया जा रहा था। उस दिन तक कोई काम बाकी न रहना चाहिए। मजा तो जब आए कि दावत में इसी मिल का बना हुआ सिगार भी रखा जाए। मिस्टर जॉन सेवक सुबह से शाम तक इन्हीं तैयारियों में दत्तचित्त रहते थे। यहां तक कि रात को भी दुगनी मजदूरी देकर काम कराया जा रहा था। मिल के आसपास पक्के मकान बन चुके थे। सड़क के दोनों किनारों पर और निकट के खेतों में मजदूरों ने झोपड़ियां डाल ली थी। 1 मील तक सड़क के दोनों ओर झोपड़ियों की श्रेणियां नजर आती थी। यहां बड़ी चहल पहल रहती थी। दुकानदारों ने भी अपने अपने छप्पर डाल लिए थे। पान, मिठाई, नाच, गुड़, घी, साग, भाजी और मादक वस्तुओं की दुकानें खुल गई थी। मालूम होता था कोई पैठ है। मिल के परदेशी मजदूर, जिन्हें न बिरादरी का भय था न संबंधियों का लिहाज, दिन भर तो मिल में काम करते, रात को ताड़ी शराब पीते। जुआ नित्य होता था। ऐसे स्थानों पर कुलटाएं भी आ पहुंचती हैं। यहां भी एक छोटा मोटा चकला आबाद हो गया था। पाणीपुर का पुराना बाजार सर्द होता जाता था। मिठुआ, घीसू, विद्याधर तीनों अक्सर इधर सैर करने आते और जुआ खेलते। घीसू तो दूध बेचने के बहाने आता, विद्याधर नौकरी खोजने के बहाने और मिठुआ केवल उन दोनों का साथ देने आया करता था। 10-11 बजे रात तक वहां बड़ी बहार रहती थी। कोई चाट खा रहा है, कोई तंबोली की दुकान के सामने खड़ा है, कोई वेश्याओं से विनोद कर रहा है। अश्लील हास, परिहास, लज्जास्पद नेत्र कटाक्ष और कुवासनापूर्ण हाव भाव का अविरल प्रवाह होता रहता था। पाणीपुर में ये दिलचस्पियां कहाँ। लड़कों की हिम्मत न पड़ती थी कि ताड़ी की दुकान के सामने खड़े हों, कहीं घर का कोई आदमी देख न ले। युवकों की मजाल न थी कि किसी स्त्री को छेड़े, कहीं मेरे घर जाकर कह न दे। सभी एक दूसरे से संबंध रखते थे। यहां वे रुकावटें कहाँ। प्रत्येक प्राणी स्वच्छंद था। उसे न किसी का भय था न संकोच। कोई किसी पर हंसने वाला न था। तीनों ही युवकों को मना किया जाता था, वहां न जाया करो, जाओ भी तो अपना काम करके चले आया करो। किंतु जवानी दीवानी होती है, कौन किसी की सुनता था। सबसे बुरी दशा बजरंगी की थी। घीसू नित्य रुपए 8 आने उड़ा लिया करता। पूछने पर बिगड़ कर कहता, क्या मैं चोर हूं? एक दिन बजरंगी ने सूरदास से कहा, सूरे, लड़के बर्बाद हुए जाते हैं, जब देखो चकले ही में डटे रहते हैं। घिसुआ में चोरी की बान कभी न थी। अब ऐसा हथ लपका हो गया है कि 100 जतन से पैसे रख दो, खोज कर निकाल लेता है। जगधर सूरदास के पास बैठा हुआ था। ये बातें सुनकर बोला, मेरी भी वही दशा है भाई। विद्याधर को कितना पढ़ाया लिखाया, मिडिल तक खींच खांच कर ले गया। आप भूखा रहता था, घर के लोग कपड़ों को तरसते थे, पर उसके लिए किसी बात की कमी न थी। आशा थी 4 पैसे कमाएगा, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, घर बार संभालेगा, बिरादरी में मर्जाद बढ़ाएगा। सो अब रोज वहां जाकर जुआ खेलता है। मुझसे बहाना करता है कि वहां एक बाबू के पास काम सीखने जाता हूं। सुनता हूं किसी औरत से उसकी आसनाई हो गई है। अभी पुतली घर के कई मजूर उसे खोजते हुए मेरे घर आए थे। उसे पा जाएं तो मारपीट करें। वे भी उसी औरत की आसना है। मैंने हाथ पैर पकड़कर उनको विदा किया। ये कारखाना क्या खुला, हमारी तबाही आ गई। फायदा जरूर है, 4 पैसे की आमदनी है। पहले एक ही खोंचा न बिकता था, अब 3-3 बिक जाते हैं। लेकिन ऐसा सोना किस काम का जिससे कान फटे। बजरंगी, अजी जुआ ही खेलता तब तक गनीमत थी। हमारा घीसू तो आवारा हो गया। देखते नहीं हो सूरत कैसी बिगड़ गई है, कैसी देह निकल आई थी। मुझे पूरी आशा थी कि अब की दंगल मारेगा। अखाड़े का कोई पट्टा उसके जोड़ का नहीं, मगर जब से चकले की चाट पड़ गई है, दिन दिन घुलता जाता है। दादा को तुमने देखा न था, 10-5 कोस के गिर्द में कोई उनसे हाथ न मिला सकता था। चुटकी से सुपारी तोड़ देते थे।
मैंने भी जवानी में कितने ही दंगल मारे। तुमने तो देखा ही था उस पंजाबी को कैसा मारा कि 500 रुपये इनाम पाए और अखबारों में दूर दूर तक नाम हो गया। कभी किसी माई के लाल ने मेरी पीठ में धूल नहीं लगाई तो बात क्या थी। लंगोट के सच्चे थे, मोछें निकल आई थी। तब तक किसी औरत का मुंह नहीं देखा था। ब्याह भी हो गया, तब भी मेहनत कसरत की धुन में औरत का ध्यान ही न करते थे। उसी के बल पर अब भी दावा है कि 10-5 का सामना हो जाए तो छक्के छुड़ा दूं। पर इस लौंडे ने डोंगा डुबा दिया। घूरे उस्ताद कहते थे कि इसमें दम ही नहीं है, जहां दो पकड़ हुए बस भैंसी की तरह हाँफने लगता है। सूरदास: मैं अंधा आदमी लौंडों की कौतुक क्या जानूं, पर सुभागी कहती है कि मिठुआ के ढंग अच्छे नहीं हैं। जब से स्टेशन पर कुली हो गया है, रुपए 8 आने रोज कमाता है। मुदा कसम ले लो जो घर पर एक पैसा भी देता हो। भोजन मेरे सिर करता है, जो कुछ पाता है नशे पानी में उड़ा देता है। जगधर: तुम भी तो झूठ मूठ लाज ढो रहे हो। निकाल क्यों नहीं देते घर से? अपने सिर पड़ेगी तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। अपना लड़का हो तो एक बात है, भाई भतीजे किसके होते हैं? सूरदास: पाला तो लड़के ही की तरह है, दिल नहीं मानता। जगधर: अपना बनाने से थोड़े ही अपना हो जाएगा। ठाकुर दीन भी आ गया था। जगधर की बात सुनकर बोला, भगवान ने क्या तुम्हारे कर्म में कांटे ही बोना लिखा है? किसी का भी भला नहीं देख सकते? सूरदास: उसके मन में जो आए करे, पर मेरे हाथों तो ये नहीं हो सकता कि मैं आप खाकर सोऊं और उसकी बात न पूछूं। ठाकुर दीन: कोई बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि सुनने वाले को अच्छी लगेगी या बुरी। जिस लड़के को बालपन से पाला और इस तरह पाला कि कोई अपने बेटे को भी ना पालता होगा, उसे अब छोड़ दे। जमनी: अब के कलयुगी लड़के जो कुछ ना करें थोड़ा है। अभी दूध के दांत नहीं टूटे। सुभागी ने घीसू को गोद खिलाया है, सो आज वो उसी से दिल लगी करता है। छोटे बड़े का लिहाज उठ गया। वो तो कहो सुभागी की काठी अच्छी है, नहीं बाल बच्चे हुए होते तो घीसू से जेठे होते। यहां तो ये बातें हो रही थी, उधर तीनों लौंडे नायक राम के दालान में बैठे हुए मंसूबे बांध रहे थे। घीसू ने कहा, सुभागी मारे डालती है, देखकर यही जी चाहता है कि गले लगा ले। सिर पर साग की टोकरी रखकर बल खाती हुई चलती है, सो जान ले लेती है। बड़ी काफर है। विद्याधर: तुम तो हो घामड़, पढ़े लिखे तो हो नहीं, बात क्या समझो। मासू कभी अपने मुंह से थोड़े ही कहता है कि मैं राजी हूं। उसकी आंखों से ताड़ जाना चाहिए। जितनी ही बिगड़े उतनी ही दिल से राजी समझो। कुछ पढ़े होते तो जानते कि औरतें कैसे नखरे करती हैं। मिठुआ: पहली सुभागी मुझसे भी इसी तरह बिगड़ती थी, किसी तरह हत्थे ही न चढ़े, बात तक न सुने। पर मैंने हिम्मत करके एक दिन कलाई पकड़ ली और बोला, अब न छोड़ूंगा चाहे मार ही डाल। मरना तो एक दिन है ही, तेरे ही हाथों मरूंगा। यूं भी तो मर रहा हूं, तेरे हाथों मरूंगा तो सीधे सड़क जाऊंगा। पहले तो बिगड़कर गालियां देने लगी, फिर कहने लगी, छोड़ दो, कोई देख ले तो गजब हो जाए। मैं तेरी बुआ लगती हूं। पर मैंने एक न सुनी, बस फिर क्या था, उसी दिन से आ गई चंगुल में। मिठुआ अपनी प्रेम विजय की कल्पित कथाएं गढ़ने में निपुण था। निरक्षर होने पर भी गप्पे मारने में उसने विद्याधर को मात कर दिया था। अपनी कल्पनाओं में कुछ ऐसा रंग भरता था कि मित्रों को उन गपोड़ों पर विश्वास आ जाता था। घीसू बोला, क्या करूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। डरता हूं कहीं शोर मचा दे तो आफत आ जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई थी? विद्याधर: तुम्हारा सिर जाहिल जपाट तो हो। मासूक अपनी आशिक को आजमाता है कि इसमें कुछ जीवट भी है कि यों ही छैला बना फिरता है। औरत उसी को प्यार करती है जो दिलावर हो, निडर हो, आग में कूद पड़े। घीसू: तुम तैयार हो? विद्याधर: हाँ, आज ही। मिठुआ: मगर देख लेना, दादा द्वार पर नीम के नीचे सोते हैं। घीसू: इसका क्या डर, एक धक्का दूंगा, दूर जाके गिरेगा। तीनों मिसकॉट करते इस षड्यंत्र के दाव पेंच सोचते हुए कुली बाजार की तरफ चले गए। वहां तीनों ने शराब पी। 10-11 बजे रात तक बैठे गाना बजाना सुनते रहे। मदरालयों में स्वरहीन कानों के लिए संगीत की कभी कमी नहीं रहती। तीनों नशे में चूर होकर लौटे तो घीसू बोला, सलाह पक्की है ना? आज वारा न्यारा हो जाए, चित्त पड़े या पट। आधी रात बीत चुकी थी। चौकीदार पहरा देकर जा चुका था। घीसू और विद्याधर सूरदास के द्वार पर आए।
घीसू, तुम आगे चलो, मैं यहां खड़ा हूं। विद्याधर, नहीं तुम जाओ, तुम गंवार आदमी हो, कोई देख लेगा तो बात भी न बना सकोगे। नशे ने घीसू को आपे से बाहर कर रखा था। कुछ ये दिखाना भी मंजूर था कि तुम लोग मुझे जितना बोदा समझते हो उतना बोदा नहीं हूं। झोपड़ी में घुस ही तो पड़ा और जाकर सुभागी की बाह पकड़ ली। सुभागी चौंक कर उठ बैठी और जोर से बोली, कौन है? हट! घीसू, चुप चुप, मैं हूं। सुभागी, चोर चोर! सूरदास जागा, उठकर मड़ैया में जाना चाहता था कि किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने डांट कर पूछा, कौन है? जब कुछ उत्तर न मिला तो उसने भी उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, चोर चोर! मोहल्ले के लोग ये आवाजें सुनते ही लाठियां लेकर निकल पड़े। बजरंगी ने पूछा, कहाँ गया, कहाँ? सुभागी बोली, मैं पकड़े हुए हूं। सूरदास ने कहा, एक को मैं पकड़े हुए हूं। लोगों ने आकर देखा तो भीतर सुभागी घीसू को पकड़े हुए है, बाहर सूरदास विद्याधर को। मिठुआ नायक राम के द्वार पर खड़ा था। ये हुल्लड़ सुनते ही भाग खड़ा हुआ। एक क्षण में सारा मोहल्ला टूट पड़ा। चोर को पकड़ने के लिए बिरले ही निकलते हैं। पकड़े गए चोर पर पंचलत्तियां जमाने के लिए सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां आकर देखते हैं तो न चोर का भाई बल्कि अपने ही मोहल्ले के लौंडे हैं। एक स्त्री बोली, ये जमाने की खूबी है कि गांव घर का विचार भी उठ गया, किसकी आबरू बचेगी। ठाकुर दीन, ऐसे लौंडों का सिर काट लेना चाहिए। नायक राम, चुप रहो ठाकुर दीन, ये गुस्सा करने की बात नहीं, रोने की बात है। जगधर, बजरंगी, जमनी सिर झुकाए चुप खड़े थे, मुंह से बात न निकलती थी। बजरंगी को तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि घीसू का गला दबा दे। ये जमा और हलचल देखकर कई कांस्टेबल भी आ पहुंचे। अच्छा शिकार फंसा, मुट्ठियां गर्म होंगी। तुरंत दोनों युवकों की कलाइयां पकड़ लीं। जमनी ने रोकर कहा, ये लौंडे मुंह में कालिख लगाने वाले हैं। अच्छा होगा 6-6 महीने की सजा काटाएंगे, तब इनकी आंखें खुलेंगी। समझाते समझाते हार गई कि बेटा कुराह मत चलो, लेकिन कौन सुनता है। अब जाके चक्की पीसो, इससे तो अच्छा था कि बांझ ही रहती। नायक राम, अच्छा, अब अपने अपने घर जाते जाओ। जमादार लौंडे हैं, छोड़ दो, आओ चले। जमादार, ऐसा ना कहो पंडा जी, कोतवाल साहब को मालूम हो जाएगा तो समझेंगे इन सबों ने कुछ ले देकर छोड़ दिया होगा। नायक राम, क्या कहते हो सूरे, अब ये लोग जाए ना? ठाकुर जी, हाँ और क्या, लड़कों से भूल चूक हो ही जाती है। काम तो बुरा किया पर अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ। सूरदास, मैं कौन होता हूं कि जाने दूं? जाने दे कोतवाल, डिप्टी, हाकिम लोग। बजरंगी, सूर्य भगवान जानता है, जान का डर ना होता तो इस दुष्ट को कच्चा ही चबा जाता। सूरदास, अब तो हाकिम लोगों के हाथ में है, छोड़े चाहे सजा दें। बजरंगी, तुम कुछ ना करो तो कुछ ना होगा, जमादारों को हम मना लेंगे। सूरदास, तो भैया साफ साफ बात यह है कि मैं बिना सरकार में रपट किए ना मानूंगा, चाहे सारा मोहल्ला मेरा दुश्मन हो जाए। बजरंगी, क्या यही होगा सूरदास? गांव घर टोले मोहल्ले का कुछ लिहाज ना करोगे? लड़कों से भूल तो हो ही गई, अब उनकी जिंदगानी खराब करने से क्या मिलेगा? जगधर, सुभागी ही कहाँ की देवी है, जब से भैरों ने छोड़ दिया सारा मोहल्ला उसका रंग ढंग देख रहा है। बिना पहले की साठ गांठ के कोई किसी के घर नहीं घुसता। सूरदास, तो ये सब मुझसे क्या कहते हो भाई? सुभागी देवी हो चाहे हरजाई हो, वो जाने, उसका काम जाने। मैंने अपने घर में चोरों को पकड़ा है, इसकी थाने में जरूर इत्तला करूंगा। थाने वाले न सुनेंगे तो हाकिम से कहूंगा। लड़के लड़कों की राह रहें तो लड़के हैं, सौदों की राह चलें तो सौदे हैं। बदमाशों के और क्या सींग पूछ होती है। बजरंगी, सूर्य कहे देता हूं खून हो जाएगा। सूरदास, तो क्या हो जाएगा? कौन कोई मेरे नाम को रोने वाला बैठा हुआ है? नायक राम ने वहां ठहरना व्यर्थ समझा, क्यों नींद खराब करे। चलने लगे तो जगधर ने कहा, पंडा जी तुम भी जाते हो, यहां क्या होगा? नायक राम ने जवाब दिया, भाई सूरदास मानेगा नहीं चाहे लाख कहो, मैं भी तो कह चुका, कहो और हाथ पैर पड़ू, पर होना हवाना कुछ नहीं। घीसू और विद्या की तो बात ही क्या, मिठुआ भी होता तो सूर्य उसे भी न छोड़ता, जिद्दी आदमी है। जगधर, ऐसा कहां का धन्ना सेठ है कि अपने मन ही की करेगा? तुम चलो जरा डांट कर कहो। नायक राम लौटकर सूरदास से बोले, सूरे
कभी कभी गांव घर के साथ मुलाजा भी करना पड़ता है। लड़कों की जिंदगानी खराब करके क्या पाओगे? सूरदास, पंडा जी तुम भी औरों की सी कहने लगे। दुनिया में कहीं नियाब है कि नहीं? क्या औरत की आबरू कुछ होती ही नहीं? सुभागी गरीब है, अबला है, मजूरी करके अपना पेट पालती है, इसलिए जो कोई चाहे उसकी आबरू बिगाड़ दे, जो चाहे उसे हरजाई समझ ले। सारा मोहल्ला एक हो गया, यहां तक कि दोनों चौकीदार भी मोहल्ले वालों की सी कहने लगे। एक बोला, औरत खुद हरजाई है। दूसरा, मोहल्ले के आदमी चाहे तो खून पचा लें, ये कौन सा बड़ा जुर्म है? पहला, शहादत ही न मिलेगी तो जुर्म क्या साबित होगा? सूरदास, शहादत तो जब न मिलेगी जब मैं मर जाऊंगा। वो हरजाई है। चौकीदार, हरजाई तो है ही, एक बार नहीं 100 बार उसे बाजार में तरकारी बेचते और हंसते देखा है। सूरदास, तो बाजार में तरकारी बेचना और हंसना हरजाइयों का काम है। चौकीदार, अरे तो जाओगे तो थाने ही तक ना, वहां भी तो हम ही से रपट करोगे। नायक राम, अच्छी बात है, से रपट करने दो, मैं देख लूंगा। दरोगा जी कोई बिराने आदमी नहीं है। सूरदास, हां, दरोगा जी के मन में जो आए करें, दोष पाप उनके साथ है। नायक राम, कहता हूं मोहल्ले में न रहने पाओगे। सूरदास, जब तक जीता हूं तब तक तो रहूंगा, मरने के बाद देखी जाएगी। कोई सूरदास को धमकाता था, कोई समझाता था। वहां वही लोग रह गए थे जो इस मामले को दबा देना चाहते थे। जो लोग इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, वे बजरंगी और नायक राम के भय से कुछ कह न सकने के कारण अपने अपने घर चले गए थे। इन दोनों आदमियों से वैर मोल लेने की किसी में हिम्मत न थी, पर सूरदास अपनी बात पर ऐसा अड़ा कि किसी भांति मानता ही न था। अंत को यही निश्चय हुआ कि इसे थाने जाकर रपट कराने दो, हम लोग थानेदार ही को राजी कर लेंगे, 10-20 रुपए से गम खाएंगे। नायक राम, अरे वही लाला थानेदार है ना, उन्हें मैं चुटकी बजाते बजाते गांठ लूंगा, मेरी पुरानी जान पहचान है। जगधर, पंडा जी मेरे पास तो रुपए भी नहीं है, मेरी जान कैसे बचेगी? नायक राम, मैं भी तो परदेश से लौटा हूं, हाथ खाली है, जाके कहीं रुपए की फिक्र करो। जगधर, मैं सूर्य को अपना हितू समझता था, जब कभी काम पड़ा है उसकी मदद की है, इसी के पीछे भैरों से मेरी दुश्मनी हुई, और अब भी ये मेरा ना हुआ। नायक राम, ये किसी का नहीं है और सबका है, जाकर देखो, जहां से हो सके 25 रुपए तो ले ही आओ। जगधर, भैया रुपए किससे मांगने जाऊं, कौन पति आएगा? नायक राम, अरे विद्या की अम्मा से कोई गहना ही मांग लो, इस बखत तो प्राण बचे फिर छुड़ा देना। जगधर बहाने करने लगा, वो छल्ला तक न देगी, मैं मर भी जाऊं तो कफन के लिए रुपए न निकालेगी। ये कहते कहते वो रोने लगा। नायक राम को उस पर दया आ गई, रुपए देने का वचन दे दिया। सूरदास प्रातःकाल थाने की ओर चला तो बजरंगी ने कहा, सूर्य तुम्हारे सिर पर मौत खेल रही है, जाओ। जमनी सूर्य के पैरों से लिपट गई और रोती हुई बोली, सूर्य तुम हमारे वैरी हो जाओगे, ये कभी आशा न थी। बजरंगी ने कहा, नीच है और क्या, हम इसको पालते ही चले आते हैं, भूखों कभी नहीं सोने दिया, बीमारी आरामी में कभी साथ नहीं छोड़ा, जब कभी दूध मांगने आया खाली हाथ नहीं जाने दिया, इस नेकी का ये बदला? सच कहा है, अंधों में मुरव्वत नहीं होती, एक पासिन के पीछे। नायक राम पहले ही लपक कर थाने जा पहुंचे और थानेदार से सारा वृतांत सुनाकर कहा, 50 का डॉल है, कम ना ज्यादा, रपट ही ना लिखिए। दरोगा ने कहा, पंडा जी जब तुम बीच में पड़े हुए हो तो 150 की कोई बात नहीं, लेकिन अंधे को मालूम हो जाएगा कि रपट नहीं लिखी गई तो सीधा डिप्टी साहब के पास जा पहुंचेगा, फिर मेरी जान आफत में पड़ जाएगी। निहायत रूखा अफसर है, पुलिस का तो जानी दुश्मन ही समझो। अंधा यों मानने वाला आसामी नहीं है, जब इसने चतारी के राजा साहब को नाक और चने चबवा दिए तो दूसरों की कौन गिनती है। बस यही हो सकता है कि जब मैं तफ्तीश करने आऊं तो आप लोग किसी को शहादत न देने दें, अदम सबूत में मामला खारिज हो जाएगा। मैं इतना ही कर सकता हूं कि शहादत के लिए किसी को दबाऊंगा नहीं, गवाहों के बयान में भी कुछ काट छांट कर दूंगा। दूसरे दिन संध्या समय दरोगा जी तहकीकात करने आए। मोहल्ले के सब आदमी जमा हुए, मगर जिससे पूछो यही कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने रात को किसी की चोर चोर आवाज नहीं सुनी, मैंने किसी को सूरदास के द्वार पर नहीं देखा, मैं तो घर में द्वार बंद किए पड़ा सोता था। यहां तक कि ठाकुर दीन ने भी साफ कहा, साहब मैं कुछ नहीं जानता। दरोगा ने सूरदास पर बिगड़ कर कहा,
झूठी रपट करता है बदमाश। सूरदास, रपट झूठी नहीं है, सच्ची है। दरोगा, तेरे कहने से सच्ची मान लूं, कोई गवाह भी है? सूरदास ने मोहल्ले वालों को संबोधित करके कहा, यारो सच्ची बात कहने से मत डरो। मेल मुरव्वत इसे नहीं कहते कि किसी औरत की आबरू बिगाड़ दी जाए और लोग उस पर पर्दा डाल दें, किसी के घर में चोरी हो जाए और लोग छिपा लें। अगर यही हाल रहा तो समझ लो किसी की आबरू न बचेगी। भगवान ने सभी को बेटियां दी हैं, कुछ उनका ख्याल करो। औरतों की आबरू कोई हंसी खेल नहीं है, इसके पीछे सिर कट जाते हैं, लहू की नदी बह जाती है। मैं और किसी से नहीं पूछता। ठाकुर दीन, तुम्हें भगवान का भय है? पहले तुम ही आए थे, तुमने यहां क्या देखा? क्या मैं और सुभागी दोनों घीसू और विद्याधर का हाथ नहीं पकड़े हुए थे? देखो, मुंह देखी नहीं, साथ कोई न जाएगा। जो कुछ देखा हो सच कह दो। ठाकुर दीन धर्म भीरू प्राणी था, ये बातें सुनकर भयभीत हो गया। बोला, चोरी डाके की बात तो मैं कुछ नहीं जानता, यही पहले भी कह चुका, बात बदलनी नहीं आती। हां, जब मैं आया तो तुम और सुभागी दोनों लड़कों को पकड़े चिल्ला रहे थे। सूरदास, मैं उन दोनों को उनके घर से तो नहीं पकड़ लाया था। ठाकुर दीन, ये देव जाने। हाँ, चोर चोर की आवाज मेरे कान में आई थी। सूरदास, अच्छा मैं पूछता हूं जमादार, तुम आए थे ना? बोलो, यहां जमाव था कि नहीं? चौकीदार ने ठाकुर दीन को फूटते देखा तो डरा कि कहीं अंधा दो चार आदमियों को और फोड़ लेगा तो हम झूठे पड़ेंगे। बोला, हां, जमाव क्यों नहीं था? सूरदास, घीसू को सुभागी पकड़े हुए थी कि नहीं? विद्याधर को मैं पकड़े हुए था कि नहीं? चौकीदार, चोरी होते हमने नहीं देखी। सूरदास, हम इन दोनों लड़कों को पकड़े थे कि नहीं? चौकीदार, हां, पकड़े तो थे पर चोरी होते नहीं देखी। सूरदास, दरोगा जी, अभी शहादत मिली कि और दूं? यहां नंगे लुच्चे नहीं बसते, भले मांसों घी की बस्ती है। कहिए खुद घीसू से कहला दूं, कोई झूठी बात न कहेगा। मुरव्वत मुरव्वत की जगह है, मोहब्बत मोहब्बत की जगह। मुरव्वत और मोहब्बत के पीछे कोई अपना परलोक न बिगाड़ेगा। बजरंगी ने देखा अब लड़के की जान नहीं बचती तो अपना ईमान क्यों बिगाड़े। दरोगा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, दरोगा जी, सूर्य जो बात कहते हैं वो ठीक है। जिसने जैसी करनी की है वैसी भोगे, हम क्यों अपनी आकबत बिगाड़े। लड़का ऐसा नालायक ना होता तो आज मुंह में कालिक क्यों लगती। जब उसका चलन ही बिगड़ गया तो मैं कहां तक बचाऊंगा। सजा भोगेगा तो आप आंखें खुलेंगी। हवा बदल गई, एक क्षण में साक्षियों का तांता बंध गया। दोनों अभियुक्त हिरासत में ले लिए गए। मुकदमा चला, 3-3 महीने की सजा हो गई। बजरंगी और जगधर दोनों सूरदास के भक्त थे। नायक राम का ये काम था कि सब किसी से सूरदास का गुण गाया करें। अब ये तीनों उसके दुश्मन हो गए। 2 बार पहले भी वो अपने मोहल्ले का द्रोही बन चुका था, पर उन दोनों अवसरों पर किसी को उसकी जात से इतना आघात न पहुंचा था। अब की तो उसने घोर अपराध किया था। जमनी जब सूरदास को देखती तो 100 काम छोड़कर उसे कोसती। सुभागी को घर से निकलना मुश्किल हो गया, यहां तक कि मिठुआ ने भी साथ छोड़ दिया। अब वो रात को भी स्टेशन पर ही रह जाता। अपने साथियों की दशा ने उसकी आंखें खोल दी। नायक राम तो इतने बिगड़े कि सूरदास के द्वार का रास्ता ही छोड़ दिया, चक्कर खाकर आते जाते। बस उसके संबंधियों में ले दे के एक भैरों रह गया। हां, कभी कभी दूसरों की निगाह बचाकर ठाकुर दीन कुशल समाचार पूछ जाता, और तो और दया गिर भी उससे कन्नी काटने लगे कि कहीं लोग उसका मित्र समझकर मेरी दक्षिणा भिक्षा न बंद कर दे। सत्य के मित्र कम होते हैं, शत्रुओं से कहीं कम। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 40वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।